अब इस रुकावट की वजह से रुकावटों की वजह से अंग्रेजों ने उस फिल्म, यानी कि एक आप लफ्जों में कहें कि उस जंग के अंदर बहुत बड़ी उन्होंने फिल्म खेल ली। वो इस तरह खेल ली कि उन्होंने अंग्रेजों के साथ बैकग्राउंड पर उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मुसलमान जो थे वो एक लेवल के ऊपर लड़ते रहे, और ये जो जंग लड़ी गई थी बेसिकली अंग्रेजों को उधर से निकाल बाहर करने के लिए थी। ये किसने स्क्रीन को पॉज किया है? एक सेकेंड। स्टूडेंट्स काइंडली लेक्चर को परस्यू होने दें। किसी की इंटरप्शन हुई है मेरे ख्याल में, ये पॉज हो गया। लेट मी शेयर अगेन। मुसलमान जी, नईम खान, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। बार बार स्क्रीन क्लोज हो रही है, ये इशू आ रहा है थोड़ा सा। चले मैं इसके ऊपर, अब लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? सब लोगों को क्लियर है? अब स्क्रीन सब लोगों को क्लियर है? सब लोगों को स्क्रीन? चलें, ठीक हो गया। नईम खान का एक सवाल है, ब्रिटिश स्टैब्लिश रेलवे इफ दे हैडंट वी स्टिल बी ऑन द कार्ड्स। ठीक है, बात यह है कि आप जो अर्ज कर रहे हो ना कि कार्ड्स के ऊपर ब्रिटेन अगर वो इन्वेंशन ना निकालते और इन्वेंशन निकाल लेता। आप खिलाफत उस्मानिया के बारे में जानते हो? जब यूएसए की ट्रेड होती, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? खिलाफत उस्मानिया का डाउनफॉल कहां से स्टार्ट हुआ? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ड्रामा सीरीज, आई एम टॉकिंग अबाउट द रियलिटी ऑफ द लाइफ। कि उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा ट्रेड होती है तो इस रोड को बंद कर दिया। वो उनकी ट्रेड थी ना, जो घाटी थी जहां से यूरोप की एशिया के साथ ट्रेडिंग थी, तो उन्होंने उसके ऊपर चेक लगा दिए। अब वो चेक्स लगाने की वजह से उनको उधर जाना पड़ा जहां से आपका कोलंबस ने अमेरिका को दरियाफ्त किया। तो एक लंबी डिबेट है, इंशाल्लाह क्लास में हम करेंगे। ठीक है जी। रेहान आसिम, आप काइंडली क्लास के अंदर ये वल्गैरिटी के ऊपर ना जाए ना, तो वो बेहतर रहता है। ठीक है, मैंने इंडियंस की भी पार्टिसिपेशन की बात की है, और इंडियन पार्टिसिपेशन की बात इस लिहाज से आप लोगों को मैंने कही है कि आपको मैंने इस चीज को क्लियर किया है कि अंग्रेज के इंडियंस का एक हिपोक्रेटिक बिहेवियर था। ठीक है, यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। हिपोक्रेटिक बिहेवियर से मुराद ये था कि उन्होंने मुसलमानों को कहा कि हम आपके साथ हैं, लेकिन बैक डोर के ऊपर, ठीक है, मुसलमानों की इस जंग को हारने की वजह यही थी कि मुसलमानों की लीडरशिप नहीं थी। ठीक है, ये जो जंग थी ये पूरी इंडिया के अंदर नहीं थी, लेकिन लिमिट थी, क्योंकि दिल्ली, कानपुर और लखनऊ ये वो एरिया कि जिनमें अब यहाँ पे आप लोगों का सवाल का जवाब आता है। तो आप काइंडली इस मैप को सर्च कर लीजिएगा कि इन इलाकों में ज्यादा मुसलमानों की मेजोरिटी थी या हिंदुओं की मेजोरिटी थी। मेरूद, दिल्ली, कानपुर और लखनऊ, जो माशाल्लाह हमारे भाई फिलोसफर्स भी हैं, तो अच्छा लगता है ऐसी क्लास के अंदर। तो ये चार जो एरियाज है इनके अंदर मुसलमानों की मेजोरिटी थी। आप इस जंग को हमेशा, आप अगर इंडियन लेक्चर्स के हवाले से पढ़े ना, तो इंडियंस ये कहते हैं दिस इज अ कॉन्स्पायरेसी ऑफ द मुस्लिम्स। ठीक है, लेकिन हम ये बात करते हैं वी डिमांड द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटेन्स, क्योंकि वो ब्रिटेन्स ऐसे थे जो हमारे ऊपर आकर मुसलत हुए थे। तो हम इस जंग में ये बात नहीं करेंगे वी आर नॉट इंडियन दैट वी हैव टू सपोर्ट द इंडियन पॉपुलेशन, कि जी इंडिया भी था इसमें। इंडिया इन द सेंस ऑफ हिपोक्रेटिक बिहेवियर था। ठीक है रेहान साहब, जो खास तौर पे इसके अंदर इवेंट्स हुए थे जिसकी वजह से ये जंग इनिशिएट हुई, वो सबसे बड़ी बात आप लोगों ने अपने 8वीं 9वीं 10वीं की किताबों में भी पढ़ी होगी, रिफ्यूजल ऑफ द ग्रीस कार्ट्रिजेस। के वो जो कार्ट्रिजेस, वो कारतूस जो यूज होते थे 1857, डेट याद रखिएगा, 23 जनवरी 1857। मुसलमानों के जो सिपाही थे उन्होंने ये कह के उस चीज को यूज करना छोड़ दिया
कि ये जो कार्टिजेस हैं इनके ऊपर सूर की चर्बी लगी हुई है। एक र्यूमर क्रिएट हो गया था, एक कह ले अफवाह, या इस सीक्वेंस के अंदर बातें उस टाइम मशहूर हो गई थी कि इसके ऊपर सूर की चर्बी लगी हुई है, क्योंकि पुराने दौर के अंदर जो कार्टिजेस क्रिएट किए जाते थे वो लेदर से क्रिएट किए जाते थे, चमड़े से। ठीक है। और इसी दौरान ये जो हिंद या हिंदुस्तान जिसमें मुसलमान और इंडिया दोनों रहते थे, इनके जो दो ब्रिटेन ऑफिसर थे उन्होंने इनको किल कर दिया, मतलब जो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, बारकपुर के अंदर, जब वो एक ग्रीस कार्टिजेस को यूज कर रहा था। अब यहाँ पे एक पॉलिसी स्टार्ट हुई, कुछ पॉलिसी इनिशिएट हुई मुस्लिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। कि हिंदूज ये कहते थे कि ये जो अगर गाय के कार्टिज बने हैं ना, तो गाय के खाल के तो हम यूज नहीं करेंगे, जो कॉन्स्पायरेसी मुसलमानों और हिंदुओं के स्टार्ट दरमियान थी। और जो मुस्लिम्स होते थे वो ये कहते थे कि गाय तो हमारे नजदीक हलाल है, हम हिंदुओं की मुताबिक नहीं चल सकते कि हम गाय की कार्टिजेस को यूज ना करें। जबकि हिंदू ये समझते थे कि पिग की चर्बी अलाउ है हमें, हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो एक कार्टिजेस के हवाले से भी उस दौर के अंदर मुसलमानों में बड़े ज्यादा र्यूमर्स क्रिएट हो चुके थे। ऐसे होते थे जी कार्टिजेस। ठीक है। ये आप देख सकते हैं 1857 की जंग के अंदर जो कार्टिजेस यूज हुए थे, कि ये लेदर की शक्ल में होते थे और इनको जो आग लगती थी वो फैट्स के जरिए लगती थी। ठीक हो गया। वजूहात क्या थी इस जंग की, क्यों मुसलमान इस जंग की तरफ गए, क्या सिरकमस्टांसिस थे कि जिसकी वजह से इनको जंग की तरफ जाना पड़ा। ये वही अंग्रेज थे जिन्होंने आके नहीं नवाबों को कहा था कि जी आप लोग आगे चले, वी आर विद यू। ठीक है। तो जो मेन कॉज थी इस जंग की, वो 5 सीक्वेंसेस के ऊपर मुश्तमिल थी। एक थी पॉलिटिकल कॉज, कि सियासी लेवल के ऊपर आइडेंटिफाई नहीं हो रहे थे, माइनॉरिटीज हैं मेजोरिटीज हैं, या आइडेंटिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही थी। दूसरी थी रिलीजियस कॉज, क्योंकि आप अगर इंटरनेशनल रिलेशंस के कंसर्न से कोई बातों को देखें तो आप इस चीज को देखेंगे कि रिलीजियस कंसर्न्स बहुत ज्यादा किसी भी डोमिनेट सोसाइटी के अंदर रहते हैं। दुनिया में 2 लेवल्स के ऊपर जंगें हुई हैं, या तो जुबान के नाम पे हुई हैं लिंग्विस्टिक इश्यूज के ऊपर, या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हुई हैं। फिर सोशल काजेस, सोशल काजेस जैसे हिंदुओं की मुसलमानों से बददिली। ठीक है। फिर आ जाता है इसमें मिलिट्री कॉजेस। मिलिट्री कॉजेस के उन दिनों मुसलमानों के ऊपर जो प्रेशराइज किया जा रहा था अंग्रेजों के थ्रू, या उनको जो राइट्स नहीं दिए जा रहे थे, या उनके घरों को मस्मार कर दिया जाता था, या मर्केंटाइल लॉज के जरिए जो ब्रिटेन अंपायर्स थे उनकी इकोनॉमी या उनके पैसे को या उनके कारोबारों को ठप कर देते थे, ये भी उसके अंदर अहम हिस्सा समझा जाता था। अब ये मेन वजूहत थी जंग की। लेकिन मुसलमानों ने इस जंग को इनिशिएट किया और कुछ ही अरसे के अंदर वो जंग हार गए। और इस जंग के हारने की जो असल असबाब थे मुसलमानों के, वो थी सबसे पहली बात, ये कुछ एरिया के अंदर थी। उस दौर में मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं थे। काइंडली जो बच्चे ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर अपने कर्सर्स को यूज कर रहे हैं, काइंडली कुछ देर के लिए आप हाल्ट हो जाए। एहतराम होता है क्लासरूम का, नबियों का शेवा भी है, हम लोगों की ट्रेडिशन और कल्चर भी है कि एक क्लासरूम का एहतराम होता है। तो ये चीज करने का मकसद नहीं होता कि क्लास के अंदर ये लाइंस लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो आप लोग तो अगर इस क्लास को अगर इनिशिएट नहीं करना चाहते, कंटिन्यू नहीं करना चाहते, सिंपल लीव दैट क्लास। बट इफ आपके साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बाकी इस चीज के लिए कंपेटेबल, और काइंडली उनको इस चीज को कंटिन्यू करने दें। तो मेरा तो कुछ भी नहीं जाता ये कौन से पेजेस पे लगा रहे हैं, तो लेकिन कंसंट्रेशन खराब होती है। तो मेरे बच्चों थोड़ा सा ना इस चीज को हाथ कंट्रोल में रखिएगा। तो लिमिटेड एरियाज के अंदर ये थी जंग, सबसे पहली बात कि अगर ये टोटल वार होती ना, कि पूरा हिंदुस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व होता, तब ये समझा जा रहा था, परसेप्शन थी कि ये जंग जीत सकते थे मुसलमान। लेकिन ये कुछ लिमिटेड एरिया के लिए थी, कुछ एरिया के अंदर ये जंग लगी थी, मैरूत और लखनऊ और दिल्ली वाली एरियाज के अंदर के, मतलब
वहां पे ब्रिटेन एम्पायर के जो सोल्जर्स थे उनको इस चीज को कवर अप करना बहुत आसान था। और ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी कि अचानक क्रिएट हुई थी। मुसलमानों के पास ऐसी कोई रिसोर्सेज नहीं थे, कोई ऐसा उन्होंने टीम वर्क नहीं किया था या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाया था कि जिसके ऊपर इस जंग को कंफर्म करते। लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, कोऑर्डिनेशन नहीं थी लोगों के दरमियान। और ये जो ज्यादातर ग्रुप्स जो थे वो फ्रीडम फाइटर के थे, जो मुजाहिदीन थे, लेकिन उनकी कोई रहनुमाई नहीं कर पा रहा था। जहां दिल कर रहा था वहां पे वो लड़ाई कर रहे थे। दिस इज वाई जंग इस मेन वजूहात की वजह से आ रही। दूसरी बात आ जाती है लैक ऑफ यूनिटी एंड प्लानिंग। ठीक है, तो लैक ऑफ यूनिटी एंड प्लानिंग के हवाले से ये बात थी कि इंसान जो वहां पे थे उनके अंदर इत्तेहाद इत्तेफाक नहीं था, उनके अंदर इंटीग्रेशन नहीं थी, उनके अंदर लीडर्स नहीं थे कि जो उनको उनकी एफर्ट्स को किसी लेवल के ऊपर लेके जाते या उनको इस चीज का समझाते कि ये चीज आप अच्छे तरीके से परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, और बराए मेहरबानी ये जिस भाई को थोड़ा सा मेरे ख्याल में वो अपने फ्यूचर से नॉन सीरियस नहीं है बेटा, आप 30+ होंगे ना, फिर आपसे अपनी तकदीर से पूछिएगा कि जो इम्पोर्टेंट टाइम था उसके अंदर मैंने क्या किया है। तो ये अच्छा कोई बिहेव नहीं होता। देख लें आपकी जितनी एफर्ट आपने की है, शायद आपको मैंने इस चीज़ को मिटा दिया है, तो अच्छा नहीं लगता इस लिहाज से चलना। ठीक है, डेकोरम होता है क्लास का। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। जी, आप लोगों का माइक और आप लोगों की चैट ऑन करते हैं, क्योंकि अभी मैंने एनोड ऑन किया हुआ था तो काफी हद तक स्टूडेंट जो थे विन क्लास के अंदर डिस्ट्रॉशन क्रिएट कर रहे थे। तो आप लोगों के जिनके रेस हैंड है, हैंड्स जो रेज हुए हैं, तो आप लोगों को मैं इंशाल्लाह बोलने का भी मौका दूंगा और सब चीज लेकर चलेंगे। तीसरी बात हम यहाँ पे करते हैं कि इन लोगों के अंदर एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन था। आप अगर देखें तो एक यूनिट जो था वो लड़ा था पॉलिसीज और एम्स के ऊपर, जिनके अंदर कुछ लीडर हिंदुओं के लिहाज से थे, क्योंकि ये सोशल लेवल्स के ऊपर चीजें थी। उस दौर में ग्लोबलाइज एरा नहीं था कि जो एक कौम की बात है वही सबकी बात है। नाना साहब, राना लक्ष्मी बाई, तांताई तोप, बहादुर खान, बख्त खान, कंवर सिंह, ठीक है, ये अपने अपने एरियाज के अंदर इन चीज लोगों को समझा रहे थे कि कैसे लीडरशिप को, अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। लेकिन ये फ्रीडम फाइटर्स जो थे इनके दरमियान डिसिप्लिन इस लिहाज से भी नहीं था कि उनको नहीं पता था कि ब्रिटिश की आर्मी किस लेवल के ऊपर डेवलप हो चुकी है या उनकी आर्मी किस लेवल के ऊपर इस जंग को लेकर चलना चाहती है। और इसके बरक्स जो ब्रिटिश थे वो वन कमांड, वन डायरेक्शन और वन लेकर चाहते थे इन तमाम चीजों को। नो यूनिफाइड लीडर एंड डिसिप्लिन, ये आप लोगों को मैंने समझा दी। अब बेटर रिसोर्सेज ऑफ द ब्रिटेन्स, अंग्रेजों के पास वसाइल ज्यादा थे हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान और हिंदुओं के मुताबिक। उनके पास किसी असले की कमी नहीं थी। 1,12,000 इंग्लिश सोल्जर्स थे उनके पास, और 3,10,000 उन्होंने इस जंग की सेंस में फ्रेश रिक्रूट किए थे। उनके पास जो राइफल्स थी वो बहुत ज्यादा डेवलप थी। उनको इंफॉर्मेशन थी मूवमेंट्स की, रेबल्स के। मोर ओवर उनके अंदर बहुत सारे मीर जाफर, मीर सादक किस्म के लोग थे कि जो अपना डाटा, अपना जंग का जो आरइश है वो उनको बता चुके थे, जिसकी वजह से मुसलमानों को जंगें हारनी पड़ी। और चौथी बात अगर हम करें यहाँ पे, फिर पांचवी बात, कि जो इंग्लिश ट्रूप्स थे उनके पास जो जंगी आलात जो थे वो इस लिहाज से कम्युनिकेशन मोड से, क्योंकि उस दौर के अंदर पेपर इंडस्ट्री इनोवेट हो चुकी थी। दुनिया के अंदर इन्वेंशन की बात की जाती है ना, तो ये बात जरूरी की जाती है कि उस दौर के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का इनिशिएट फेज स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, व्हील की इन्वेंशन हो चुकी थी, कम्युनिकेशन उनके पास बहुत ज्यादा शार्प थी, उनके पास
लॉन्ग रोड्स तो नहीं थे, लेकिन उनके पास मुख्तलिफ टैक्टिक्स थे जिसके जरिए वो अपने पैगामात को दूसरे एरियाज तक पहुंचाते थे। इसके अलावा जो सेकंड लास्ट मसला मसाइल जो मुसलमानों और हिंदुओं को था, वो इस लिहाज से था कि काफी रूलर्स यहाँ पे इस तरह भी थे कि जो फ्रीडम फाइटर्स को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उनकी सपोर्ट फ्रीडम फाइटर्स की तरफ से नहीं थी, जिसकी वजह से उनको अपने एम्पायर से, अपनी स्टेट से हाथ धोने पड़े। जो अपनी प्रिंसली स्टेट थी उनसे उनको दस्तबरदार होना पड़ा। इसके अलावा अगर हम बात देखें तो ब्रिटेन्स को भी काफी हद तक लोगों ने सपोर्ट किया, ग्वालियर, हैदराबाद। इसके अलावा जो नेपाल के जो थे किंग, उन्होंने भी इस चीज को काफी हद तक किया था कि जो आर्मी ब्रिटेन्स की थी उनको उन्होंने सपोर्ट भी किया गुरखा रेजिमेंट की शक्ल के अंदर। गुरखा रेजिमेंट आपके एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चीज को भी नोट करके रखिएगा। इसके अलावा सपोर्ट नहीं थी एजुकेशन में जी इंडियन मिडिल क्लास को। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं था, और इसी वजह से जो लोग थे वो आउट ऑफ मनी थे, ठीक है, मनी लेंडर्स बन चुके थे। बनिया हिंदू जो थे वो उनको पैसा देते थे और उनको खरीद लिया करते थे, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत लो लेवल के ऊपर थे। उनके पास इक्तसादियात नहीं थी, उनके पास लेवल्स नहीं थे, उनके पास पैसा, दौलत और अपने मूवमेंट के हवाले से कोई ऐसे खास रिसोर्सेज नहीं थे। नॉन कॉपरेशन ऑफ सिख्स एंड पंजाब, इस जंग के अंदर जो सिख थे उनको ये कंसीडर भी किया जाता था, पहले भी किया जाता था कि मुसलमानों के रवायती दुश्मन है। इस जंग के अंदर उन्होंने ब्रिटेन एम्पायर को सपोर्ट करने की कोशिश की और उन्होंने काफी हद तक इसमें कामयाब भी हुए। और दिल्ली को मुसलमानों से और हिंदुओं के कुछ जो फ्रीडम लेवल्स के ऊपर लड़ रहे थे, उन कुछ लोगों में से जो रोशन ख्याल थे, उनमें से आजाद कराने में सिखों ने अपना मेन किरदार अदा किया। नेशनलिज्म इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन अमंग द पीपल। नेशनलिज्म उस दौर के अंदर लोगों में नहीं देखी गई, कौम परस्ती नहीं थी। वो अपने अपनी छोटी छोटी रियासतों के मफाद के लिए लड़ रहे थे। अगर वो इंटीग्रेटिव लेवल के ऊपर लड़ते तो आज वो जंग का सिनेरियो कुछ और होता और आप कुछ और पढ़े होते, किसी और जगह पे बैठ के और किसी और फेज में बैठ के। और सबसे लास्ट बात हम यही करेंगे, जो इकोनॉमिक कंडीशन थी फौज के हवाले से वो भी बहुत कम थी। वहां पे वो कार्टिजिस के साथ जंग लड़ रहे थे और यहाँ पे ट्रेडिशनल लेवल्स के ऊपर सोर्ड्स के साथ और स्पेयर्स के साथ, नेजे और तलवारों के साथ जंग थी। तो नेजे और तलवारें कभी भी बंदूक और उसकी गोली का मुकाबला नहीं कर सकती। ये वो वजूहत थी जिन्होंने मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने की कोशिशें भी की। और इस फेज के अंदर मुसलमानों का डार्क एरा स्टार्ट हुआ। इस डार्क एरा के अंदर मुसलमानों को ना एजुकेशन में सपोर्ट दी जा रही थी, ना पढ़ाई में, ना सेहत में, ना नौकरी में, और ना ही किसी किस्म की पॉलिटिकल लीडरशिप में। ये वो डार्क एजेस थी कि मुसलमानों के अंदर ब्रिटेन्स की इतनी नफरत थी कि वो कहते थे कि हमने अंग्रेजी तालीम हासिल नहीं करनी। और ये वही दौर है जिसके अंदर सैयद अहमद खान ने एक मुस्लिम उम्मा की बेटरमेंट के लिए इनिशिएटिव लिया। तो यहाँ तक हमारी आज का एक सेशन था। हम जो आगे क्लासेस को लेके चलेंगे, एक टॉपिक को समझाना, उसके बाद उनकी इंपॉर्टेंट डेट्स बतानी, फलानी तारीख को ये हुआ था, इस डेट को ये हुआ था, इस डेट को ये हुआ था, क्योंकि यू आर हेयर टू प्रिपेयर द एमसीक्यूज। लेकिन एमसीक्यूज को समझने से पहले आपके जहन में एक नैरेटिव होना चाहिए, एक कहानी होनी चाहिए कि ऐसा भी हुआ था, ऐसा भी हुआ था, इस तरह भी हुआ था, और इस सीक्वेंस के अंदर भी लोग चले थे। उसके बाद ही आप लोग जिस टाइम अपने डाटा को लिखेंगे तभी आप इस चीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो आप लोगों में से अगर कोई स्टूडेंट्स इस लिहाज से रखते हैं इशू कि सर ये तो एक लेक्चर था, इसके अंदर हमने डेट्स कैसे हैं, तो दैट इज एन ओरिएंटेशन क्लासेस। क्या हमारे पढ़ाने का सीक्वेंस आप लोगों को समझ आ जाए कि हमने आप लोगों को किस लेवल के ऊपर लेके चल रहे हैं, ताकि उस लेवल के ऊपर आप लोगों को जस्टिफाई होते जाए। तो हम वाले
सालों के अंदर भी, जब भी, जहां भी, जिस तरह भी प्रमोशन भी अप्लाई करे कभी आप, तो आप लोगों को वो टॉपिक कभी आप लोगों के जहन से ना निकले हो। तो चैट आप लोगों की मैं ओपन कर देता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। जी, किसी का कोई सवाल? ऑटोमन एम्पायर, खिलाफत उस्मानिया, ठीक है। जी, क्लास के बाद आप लोगों को स्लाइड्स भी शेयर हो जाएंगी, आप एडमिन से कांटेक्ट कर लीजिएगा। जी, आप ऑडियो में भी पूछ सकते हैं। आई एम अलाउइंग योर माइक आल्सो। आप लोगों को माइक अलाउ कर दिया, लेकिन एक एक करके पूछेगा। अगर किसी का माइक ऑन हो जाता है तो फिर दूसरा पहले भाई को इजाजत दे सकता है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद इकराम है। जी जी मैं अभी ड्यूटी पे बैठा आपका लेक्चर ले रहा था। थैंक जी यू सो मच, वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर। एंड सॉरी वो कोई बीच में कोई हमारे जैसा बंदा नहीं, आपको तंग कर आप रहा था, जैसा नहीं, उसके आप लिए मैं जैसा नहीं। सर आपके दो अल्फाज से पता चल गया। नहीं माशाल्लाह, तो आप हो कंप्यूटर जाती है। है। अल्लाह ताला आप लोगों को काम करे। माजरत है उसकी तरफ से, आपने बड़ी मेहनत की हुई है एंड वेरी गुड इनिशिएटिव। आप लोग अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं, खास तौर पे हम लोगों के लिए बड़ी जी, मेहरबानी आपकी इसके जज़ाकल्लाह। लिए। अच्छा सर, मुझे आपसे जस्ट आपसे एक से दो माइन्यूट से क्वेश्चन पूछने हैं रिगार्डिंग दिस जी सिविल जी। वॉर। जब ये इशू क्रिएट हुआ था, टिल देन हम्म राइट नाउ सिखों के साथ हमारे इख्तलाफात जो हैं वो बहुत ज़्यादा शदीद नज़र आते हैं। जब जो हम्म 1857 को हम देखते हैं, हम्म दे हम्म। totally went oppose against us. बट आफ्टर दैट अभी रिसेंटली जो सिचुएशन चल रही है उसके बाद क्या सिख कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी स्टिल थिंक करते सोचती है उन चीज़ों को लेके जो प्रीवियस हो बहुत चुकी हैं? अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। आपके सवाल का मैं जवाब बहुत अच्छे तरीके से देखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक एक करके सवाल करेंगे, सबके सवालों के जवाब मिलेंगे। सर मेरा नाम मोहम्मद हाँ इकराम है भाई, और मैं ऑनवर्ड इसको कंटिन्यू करना चाहूंगा, अगर आप मुझे परमिशन देंगे एट द एंड कोई कोई मसला नहीं, नहीं मैं सर। आपके थैंक यू। सवाल का जवाब अभी दूंगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपका सवाल वो है जो फिंगर टिप के ऊपर है, करंट अफेयर से रिलेटेड और पाकिस्तान के इशू से रिलेटेड। अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की और पार्टीशन लेवल्स की बातों को देखें कि पार्टीशन से पहले सीक्वेंसेस क्या थे, तो सिख 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 जो थे ना, काइंडली सारे म्यूट, माइक म्यूट करेंगे तो बड़ा अच्छा सा एक रहेगा सीक्वेंस। जो सिख थे ना, उनका सीक्वेंस इस लिहाज से था क्योंकि उनको एक लालच खालिस्तान की, जो आज भी उन रही है, ठीक है। और इसी लालच के ऊपर अंग्रेज भी उनसे अपना फायदा लेते रहे और हिंदुओं ने भी उनसे अपना फायदा लिया। मोर ओवर ड्यूरिंग पार्टीशन उनसे ये भी किए गए कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज के मुताबिक भी के अंदर कोट भी किया गया है कि कुछ चीज को परस्यू करें, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन। सैमुअल हंटिंग कम्पेटिटिव है, एक हिस्टोरिक बुक है, 60s के अंदर पब्लिश हुई थी। के अंदर भी उन्होंने बताया हुआ कि जो थे साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट था, इसमें हमेशा इसी परसेप्शंस के ऊपर लेकर के कि आप लोगों को भी एक अलग आइडेंटिफिकेशन दी जाएगी, आपकी नेशनलिज्म को भी माना जाएगा। लेकिन आफ्टर द इंडिपेंडेंस सिखों का ये सारा बिहेव चेंज क्यों हुआ कि आज भी आप किसी सिख बुजुर्ग की बातें सुने थ्रू फेसबुक, यूट्यूब, वट एवर सो ऑन, जिस मर्जी लेक्चर से, तो आप इस चीज को देखेंगे कि वो ये कह रहा होगा हम बहुत बड़ी गलती की थी लेकिन आज हम मुसलमानों के साथ हैं, ये वो। आज के दौर में करतारपुर कॉरिडोर की बात जो आप कर रहे हो, बेसिकली इट्स बिलोंग टू द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। आज आपको मैं नजरिए का बताता हूँ। एक होता है नजरिया पॉपुलिज्म का। पॉपुलिज्म का नजरिया ये है कि आप देखिए नेशन स्टेट सिस्टम, ये जो कौम रियासतें बनी थी, आप अगर थोड़ी सी गुफ्तगू लंबी हो जाएगी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये रियासतें जिस टाइम बनी ना, ये बनी थी आइडियोलॉजी के ऊपर। जो रियासतें आज अपने नारों को लेकर जा रही हैं, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, आप मेरी बात को क्लिक कर जाएंगे कि जो लोग 1947 के अंदर यहाँ से अंग्रेजों की वफादारी में इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए, या 9/11 से पहले जो लोग अमेरिका और यूएस रहते थे, उनकी आने वाली नस्लें कितनी को मुसलमान, उनसे नेक्स्ट जो नस्लें आएंगी वो टोटल नॉन मुस्लिम्स होंगी। बेसिकली देखा जाए आज हर रियासत का, तो उनका अपना जो डोमिनेट वाजिया मजहब है ना, उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो हिंदुओं ने इस वजह से
जो सिख कम्युनिटी है उसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया हुआ। उनको इंडिया के अंदर वो पॉपुलेशन के हवाले से आइडेंटिटी भी नहीं उस लेवल की दी जा रही, जिसका मुसलमानों को सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो 2019 में हुआ था, कि जिसके जरिए मुसलमानों को उन्होंने हाल्ट कर दिया था कि जी नहीं, आप लोग जो है 1970 से पहले की अगर आप लोगों का डोमिसाइल है तो आप शो करेंगे तो आप इंडिया में रह सकते हैं। सेम यही पॉलिसीज उन्होंने सिखों के साथ लेके चलना शुरू हुई। करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से स्ट्रेटेजिक कल्चर की एक मैंने बात की थी। मुसलमानों का स्ट्रेटेजिक कल्चर जो था, सिखों को पंजाब का बॉर्डर प्रिजर्व करने के लिए, सिक्योर करने के लिए करतारपुर कॉरिडोर सबसे अहम था, क्योंकि पंजाब के कॉर्नर के ऊपर सिख रेजिमेंट बैठी हुई है और वो सारा इलाका सिखों का है जो पंजाब है। वहां पे आपने करतारपुर कॉरिडोर बना दिया, वहां से उस करतारपुर कॉरिडोर को ओपन कर दिया, $20 फीस रख दी, तो वो लोग क्या चाहेंगे कि जहाँ पे उनके बाबा जी की पैदाइश का इलाका है तो वहां पे वो हमला करें। इस वजह से एक तरह का आपने डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स खेले हैं कि जिसके जरिए आपने इंडिया की जो पॉलिसीज हैं, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन, जिसके जरिए हम पाकिस्तान को वीक कर दे, वो नौज बिल्ला ये चाहते हैं। हालांकि इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन उनकी सर ये पॉलिसीज है कि हम पाकिस्तान वीक करें, सर इकोनॉमी का आइसोलेट करें। इस सर वजह मैं से इस पॉलिसी का जवाब। क्वेश्चन ऐड करूं, अगर आप परमिशन दे तो बीच में प्लीज। जी 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 Sir, actually, I have performed a few duties on Gurdwara, Punjab Sahib and जी Nankana जी Sahib many time, और मेरा डायरेक्टली इंटरेक्शन रहा है। मैं ऑफिसर हूँ पंजाब फूड अथॉरिटी में, सो जी मेरे इनके साथ माशाल्लाह। डायरेक्टली इंटरेक्शन है। तो जिन सीनियर्स के साथ भी बैठ के इनसे डिस्कशंस हुई है, दे सेड दे हैव नो इशू विद मुस्लिम्स, और लेकिन जो उनकी जो आर्मी का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनकी सिख रेजिमेंट है, बट दे लुक अग्रेसिव टुवर्ड्स अस। तो ये वाली बस मुझे एक चीज कंफ्यूज कर रही है कि देखिए फॉर वो थोड़ी वेरी सी वो चीज ना पटरी से उतर जाती है, जस्ट लाइक आप वजीरिस्तान ऑपरेशन को आप देखें। आर्मी के लिए नेशनलिज्म पहली बेस करती है, नेशनलिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेकिंग सम काइंड ऑफ नेशनल कॉन्फ्लिक्ट। किसी नेशनल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर आपका किसी के साथ तजाद है तो आप उस चीज को परस्यू करेंगे इन द सेंस ऑफ नेशन, इन द सेक ऑफ नेशन। लेकिन अगर आपकी वहां पे सामने रिलीजियस टाई आ जाए तो एक लम्हे के लिए ज्यादा 100% नहीं आप उसके स्ट्रेटेजिक कल्चर को वीक कर सके तो 10% तो उनके ऊपर इफेक्ट होगा। सेम जस्ट लाइक इट कि यहाँ हम लोगों के लिए काबिल एहतराम है खादम हरमैन शरीफैन। किसी मुसलमान की ये जिसारत नहीं है कि वो सऊदीया के इन बाउंड्रीज में जाके चोरी डकैती या ऐसे कोई एरिया करे, ठीक है। तो ये परसेप्शंस होते हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी। गॉट इट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। किसी और का कोई सवाल? वालेकुम सलाम। हेलो दिस इज साकिब जी खान, साकिब कैन यू प्लीज हियर मी? साकिब जी कि आपकी आवाज जी कम आ रही है, कौन बात करें? से साकिब बात कर रहा हूँ। एक्चुअली आपने कमेंट किया था एक एफपीएससी और पीपीएससी के सिलेबस की पैटर्न के चेंज के हवाले से, जी जी तो उसको काइंडली आप फर्दर इलैबोरेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल की जो क्लास होगी ना, क्योंकि ये मेरी डोमेन से थोड़ा सा हट की चीज़ है, इस चीज़ की पूरी ओरिएंटेशन कल की क्लास में आपको मिस मीरब के थ्रू मिल जाएगी। जो दूसरे टीचर है वो इसी के ऊपर कल बात करेंगे, क्योंकि एक वीक जो है वो इसी के ऊपर है। आज जो था आप लोगों को ये बताना था कि हमने करंट इश्यूज को लेकर कैसे चलना है, ठीक है। तो कल आपको इंशाल्लाह ताला इसके बारे में भी अच्छे तरीके डन से सर, थैंक यू किसी और का कोई सवाल, वेरी मच। कोई हमारी हाँ बहनों में बताइए से? जी वालेकुम सलाम। सर, सेम टाइमिंग में मैम ओरिएंटेशन देंगी? सॉरी। हाँ, आपने बताया मैम मीरब जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग गाइड करेंगी, तो वो सेम टाइम में ही करेंगी या उनकी टाइमिंग और होगी? जी ये आप लोगों का जो है ना एजुकेशनल जो डोमेन बनी हुई है, ये इसमें आप लोगों को बता देंगे कि क्या टाइमिंग क्या सॉर्टिंग करनी है उन्होंने, ठीक है। तो व्हाट्सएप मैसेज के अंदर भी आपको ये मैसेजेस के अंदर भी व्हाट्सएप नंबर भी आपको मेंशन हो रहा है, ठीक है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, ठीक है। सर सफीउल्लाह बात कर रहा हूँ सर। ये जो आपके मसलन जितने भी नोट्स वगैरह होते हैं, ये पीडीएफ फॉर्म में नहीं आते ग्रुप में? जी ये बिल्कुल आप लोगों को प्रॉपर पीडीएफ ही रोजाना के रोजाना शेयर होंगे।
और आप बिल्कुल इस चीज़ की फिक्र ना करें, आप लोगों को प्रॉपर पीडीएफ शेयर होंगे, ये कोई कॉपी पेस्ट वाला सीक्वेंस नहीं होगा, लेकिन 1817 को 1857 को वार ऑफ इंडिपेंडेंट हुई थी, तो वो हुई थी उस दिन, कोई इंडिया की आज़ादी तो नहीं हुई। तो ये ना कहिएगा कि 1857 को वार ऑफ इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है सर, ये तो फैब्रिकेटेड है, सही है। तो वो चीज़ तो मेंशन होगी ना, ठीक है, तो होगा नोट्स आप लोगों को शेयर। आगे कोई भाई हमारा, कोई सिस्टर्स में से हमारी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर शाम है फ्रॉम सरगोदा। जी कैसे हैं जी, सर आप? शाहीनों के शहर से भाई बात कर रहे हैं, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। जज़ाकल्लाह सर, अल्लाह आप पर मेहरबान हो। सर पहले तो जज़ाकल्लाह। ये बात कि बहुत ही अच्छा लेक्चर डिलीवर किया आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। जी और जी माशाल्लाह। सर एक बात जो अभी भाई पहले क्वेश्चन कर रहे थे आपने, फिर उसके में खालिस्तान का भी जिक्र किया, तो मैं तो एक ही बात सर मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है, वो ये है कि सर वी आर मेकिंग द पॉलिसीज टू ब्रिंग अ हार्मनी between Sikh and Muslims, that you quoted about the Kartarpur corridor, कि हमने वो जो करतारपुर राहदारी है ओपन की है, लेकिन फिर भी हम वो जो मोहब्बत है, वो हार्मनी है, वो शायद हम वो उसको हासिल नहीं कर पाए। वो कहीं ना कहीं अभी भी वो सिखों में वो जो हमें वो तजाद मुस्लिम और सिखों में बिल्कुल मिलता है, जो कि पाया जाता है। पॉलिसीज भी हमने बहुत अच्छी बनाई हैं, बिल्कुल है, और कई जगह पर हमें मीन्स के सपोर्ट भी किया जा रहा है, लेकिन जैसा कि हमारा जो किसान, उनका किसान एहतजाज चल रहा है वहाँ पे इंडिया में, तो वो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को भी उसके साथ अटैच किया जाता है। पिछले दिनों बहुत मामला चल रहा था इसका। तो मैम फिर भी मैम ये सर मैं पूछना चाहूँगा कि वी आर लाइंग एनीवेयर एल्स, हम कहीं भी सर लाए शायद नहीं कर पा रहे, तो उसकी बेसिक सर रीजन। मैं आपकी सवाल का जवाब समझ गया हूँ। कोविड चल रहा है ना, आपको सवाल का जवाब भी मिलेगा। कोविड चल रहा है ना, दुनिया यस की एसओपीज के मुताबिक क्या है? मास्क पहने, हाथों को धोए। यहाँ लारी अड्डे पे जाए, यहाँ बाजारों पे जाए, किसी ने मास्क पहना है? गवर्नमेंट जो ऊपर रिपोर्ट दे रही है रोजाना, आप जियो वगैरह लगाते हो, इतने कोरोना से मार के, इतने वेंटिलेटर पे हैं, ये हम सेफ्टी प्रिकॉशंस कर रहे हैं। एक दिन का लॉकडाउन रखने का मकसद क्या है? बेसिकली बात करने का यह है कि इंटरनेशनल अरीना आपके ओवरव्यू को देख रहा होता है। आप अगर कहीं पे काम कर रहे हैं ना, कहीं पे जमीन पे बैठ के कोई चीज कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, दूसरे को नहीं पता कि आपके डिपार्टमेंट में क्या चीज चल रही है। अगले ने यही कहना है, अच्छा ये फलाने डिपार्टमेंट में काम करता है, बल्ले बल्ले जी बहुत बात है। ठीक है, बात समझने की है। अंदर आप रहते हैं तो आपको इस चीज का पता कि अंदर चीज क्या चल रही है। मेन चीज इंटरनेशनल अरीना को आपने ये चीज शो करनी होती है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारी हार्मनी और हमारी इंटीग्रेशन है। ठीक है, जैसे जी आपके सवाल का जवाब देता हूँ भाई, आपकी हेलो पहुंच गई है मुझ तक। जैसे आप देखें कि फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म हमारी फौज का स्लोगन है, क्योंकि हमने 10 साल टेररिज्म को लड़ा है, झेला है। आज हम टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान में। आप पाकिस्तान की अगर फॉरेन पॉलिसी को उठा के देखें तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि हमारी इंटरनेशनल लेवल्स के अंदर जो भी मामलात होंगे हम उसमें न्यूट्रल होंगे, हम बायस्ड नहीं होंगे, हम एक तरफा चीजों को लेकर नहीं चलेंगे। ठीक है, हम किसी एक रियासत का नहीं, हम अपनी सेल्फ इंटरेस्ट को सबसे पहले देख के चलेंगे। इंडिया में कुछ भी हो जाए वो कहते हैं मुसलमानों ने किया, गुब्बारा चला जाए मुसलमानों ने किया, कबूतर चला जाए मुसलमानों ने भेजा है। वो अपना स्ट्रेटजी, मैं फिर वही बात करूंगा, अपना स्ट्रेटजी कल्चर यानी कि लोगों के अंदर जंगी जज्बात को क्रिएट करने के लिए इस तरह के तरीके आजमाते हैं। ठीक है, सिखों के हवाले से आप जो बात करते हो, हमारी उनसे इंटीग्रेशन क्रिएट नहीं हो सकी, तो वो इस लिहाज से नहीं हो सकी कि आप ओवर लुक देखें ना दुनिया के प्लेटफॉर्म पे, तो ये कह रहे हैं कि वी आर विद देम, तो ठीक है, दुनिया समझ रही है कि सिख जो है पाकिस्तानियों के लिए मोहब्बत रखते हैं। अब एक 1 to 1 पर्सन टू पर्सन इंटीग्रेशन या पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन को आपके इंटरनेशनल अरीना के अंदर परस्यू नहीं किया जाता आजकल के दौर में, जहाँ पे नेशनलिज्म हो, नेशन स्टेट सिस्टम हो। जी अगले भाई का सवाल। अस्सलाम वालेकुम। जी जी हेलो जी बताइए। जी सर, आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, इसमें मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक तो आपने जैसे आज हिस्ट्री का थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया है,
इसमें अगर थोड़ा सा आप जियोग्राफी का साथ थोड़ा सा मतलब बता दें कि जी ये बिल्कुल किस तरह से देखें, कहाँ से जो है ब्रिटिशर्स किस तरह से आए हैं, कैसे एक्सपेंशन हुई है, तो वो जरा जी इजी हो जाता है बिल्कुल टाइमलाइन ये के साथ अभी करना। अभी जी टाइमलाइन बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। बेसिकली दैट क्लास इज ना ओरिएंटेशन क्लास थी, एक जस्ट कि हमने किस फेज पे जाना। मैं इतनी डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा था क्योंकि टाइम आप लोगों का बहुत शॉर्ट है। बिल्कुल आप लोगों ने टाइमलाइन के ऊपर चलना है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। टाइमलाइन मैटर कारी होती है क्योंकि आपके एमसीक्यूज में टाइमलाइन ही चलती है। बिल्कुल सर ऐसे ही है। आपकी बात की मैं बिल्कुल इस चीज को समझता हूँ, मैंने पहले बता दिया था, मैंने सिर्फ हल्का सा टच दिया था कि जैसे जी बे ऑफ बंगाल है ना, जो बे का जी मतलब होता है जिसे आप कह सकते हो बंदरगाह। बंगाल की बंदरगाह सरहदी इलाके से जो इन्वेड होना शुरू हुई थी ईस्ट